वेलकम टू मिनट मेयर पॉडकास्ट। दिस इज़ ज़ैन खान। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं आमिर अली एलेक्स। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चाइना और पाकिस्तान रिलेशंस पे एक सीनियर एनालिस्ट एंड ऑल्सो ऑब्जर्वर। वेलकम टू आवर शो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर इनवाइट मी हियर। सर, दुनिया के ग्लोबल पावर डायनामिक्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान चाइना दोस्ती की एक दास्तान है। आपको क्या लगता है कि कौन से फ्यूचर और करंट प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं सीपेक के अलावा या सीपेक के बाद जिनका हमें इस वक्त जिक्र करना चाहिए, जो कि दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है? जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरी दुनिया में आपकी इकोनॉमी के साथ मूव करते हैं। आपके जहाँ पे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इंगेज हो जाते हैं वो कंट्रीज आपके साथ इंगेज होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि ये बड़ी बेरहम दुनिया है कि कोई आपका परमानेंट एनिमी नहीं है, कोई आपका जियोपॉलिटिकली को परमानेंट फ्रेंड भी नहीं है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के स्टेक्स बहुत हाई हैं और स्टेक्स आज से हाई नहीं है, एक अरसा से। जैसे ताइवान पे अमेरिका इज़ फेवरिंग बैकिंग ताइवान एंड द वे दैट पाकिस्तान हैव सपोर्टेड चाइना इज़ द सेम चाइना हैव सपोर्टेड पाकिस्तान with the background of Kashmir, and they have already always they've been supporting Pakistan. And with the scenario of the recent development, you see like CPEC was going to be transformed to its second phase. Yes. And second phase was very important. And what is the second phase? लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम बात करते हैं कि सीपैक क्या है, वो कहते हैं अच्छा ये शायद कुछ रोड्स बन गई हैं, कुछ डैम्स बन रहे हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट फेज़ 1 वाज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हम लोग उसके लिए उतने तैयार थे? मैं नहीं समझता कि आज तक भी हम उसके लिए उतने तैयार हैं। फिर सीपैक फेज़ 2 पे जब मैं लोगों से, बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी बात करता हूँ, अभी भी नेक्स्ट वीक मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सेशन है जो, बिकॉज आई एम ऑल्सो कन्वीनियर फॉर चाइना अफेयर्स एंड सीपैक कमेटी, so this is also within my domain, and I have worked with the China government when I was staying in China, so they have awarded me with a designation of honorary goodwill ambassador. So that is the best designation I can ever have till I'm 54 years old. What I believe that कि पाकिस्तान और चाइना के इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटजिकल कंसेंट इतने स्ट्रॉन्ग थे और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि, और ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उस वक्त जब हम सेकंड फेज में सीपैक के एंटर होते हैं। जब चाइना की तरफ से मज़ीद $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में आती है तो वो तो चाइना तो आपका मुफ्त का चौकीदार बन जाएगा। वो तो आके आपके साथ खड़ा हो जाएगा कि भाई ठीक है, वी हैव इन्वेस्टेड like $250 billion in Pakistan, so strategically and economically we are on the backside of Pakistan to support him. तो मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप हमारी रीजन के चैलेंजेस देख रहे हैं, उनकी एक पास्ट है, उनका फ्यूचर अभी हमने ऑब्जर्व करना है। पाकिस्तान और चाइना काउंटर टेररिज्म कौन सी ऐसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं या जा सकते हैं जो हमारी इस पूरी रीजन और ख़त्ते के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? इस सिलसिले में मैं आपको कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं चेयरमैन शी जिनपिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ही सेड दैट इफ़ यू वांट टू अबॉलिश टेररिज्म, व्हाट यू नीड टू डू, यू क्रिएट जॉब्स। अगर आप उनको जॉब्स दे देते हैं तो वो लोग पीछे हो जाते हैं। यानी कि आपका काउंटर टेररिज्म सबसे पहला यह है कि आप लोगों को अपने साथ इंगेज करें, फाइनेंशियली इंगेज करें, उन्हें अपने बिजनेस में लेके आएँ, उनको जॉब्स प्रोवाइड करें ताकि वो लोग एक्टिव हो जाएं। और किस चीज़ में एक्टिव हो जाएं? वो फाइनेंशियली एक्टिव हो जाएं। सेकेंडली, चेयरमैन शी जिनपिंग सेड कि दैट इफ़ यू वांट टू मेक योर कंट्री सेफ, you make sure that your neighboring country should be safe as well. So these are the golden words. जो मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन शी जिनपिंग का जो ये आइडियोलॉजी है, ये समझने की ज़रूरत है कि आपने अगर अपने मुल्क में तरक्की देनी है तो आप ये मेक श्योर करें कि वहाँ पीस है और फिर आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में भी पीस है।
and you cannot develop your country only like a single country. You have to develop a region. Chinese philosophy is that they said you can't develop a country. If you want to develop, you have to go with a regional development. तो मैं ये समझता हूँ कि रीजनल कॉपरेशन जैसे जिस दौरान इंडिया और पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ था आर्मी का और एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, ये उसी दौरान की बात है कि उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो चाइना में बीजिंग में बैठे थे और उसके बाद हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा यहाँ से वो जाके अफ़गानिस्तान गए हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है. चाइना इज़ अ वेरी गुड मीडिएटर. वो इशू जो कि इट वाज लाइक फ्रॉम लास्ट 45 years बिटवीन ईरान एंड Saudi Arabia, the way they neutralize this issue, and that is the best kind of diplomacy that we can regard in the recent years. So Yes. this is the same stance they have for Afghanistan and Pakistan. Like we need to bring our interest closer. अगर हमारे interest closer हो जाते हैं, देखिए terrorism, what is a terrorism? Terrorism is the shape of unemployment, what I consider. आपको किसी बड़े शहर में या किसी बड़े इलाके में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आएंगी, और ये तो सारी दुनिया जानती है कि और ये तो कहा जाता है, मतलब क्या जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ था, क्या ये बात रोज़े अयां की तरह रोशन नहीं थी कि उसके हैंडलर्स हुए वो कहाँ से बैठ के और वो गाइडेंस दे रहे थे और वो पूरी कर रहे थे, और फिर उसके बाद ऐसी सी मीम्स बनाई गई कि वो इतना एक कामयाब हमारी आर्मी ने वो ऑपरेशन किया और वो 18 जवान जो शहीद हुए, क्या वो आसान बात थी? वो किन की जानें बचाते हुए, लेकिन उन्होंने तमाम मुसाफिरों की जानें बचाई. ये कोई आसान बात नहीं थी. अगर टेररिज्म पे इंडिया बात करता है या रीजनल टेररिज्म बात करता है, तो तुम्हारे पास वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है. तुम्हारा तो अजीत दोल रिकॉर्ड कह देता है कि जी मैं पाकिस्तान में गया था, मैंने पाकिस्तान में फलां जो हैं टेररिस्ट अटैक्स जो है उनको एक्टिव किया था, तो उसे आपने अपना सलामती का मुशीर बनाया हुआ है. तो ये इससे ज़्यादा स्टेट स्पॉन्सर्ड और क्या हो सकती है? क्या अभी आपने पहलगाम का वाकया किया जिसकी अभी तक कोई चीज़, कोई ऑन ग्राउंड सामने नहीं आई, लेकिन पुलवामा इंसिडेंट तो आपकी अपनी एजेंसीज ने जो है उसको अनवेल किया है कि ये हमारी अपनी एक जो इंटरनल जो हमारी एजेंसीज थी उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया था इस ड्रामे का. तो क्या इसके अलावा कौन सा ऐसा इंसिडेंट है? आप गोधरा इंसिडेंट पे चले जाएं, कहाँ गया वो बंदा जिसने पूरी उसकी तहकीकात करके और ये बताया था कि जी ये हमारी एजेंसीज ने किया है? आपने खुद ही उसे मार दिया. तो ये जिसे टेररिज्म, इंडिया टेररिज्म कहता है, वो टेररिज्म, देखिए खान साहब मैं एक सवाल करता हूँ, टेररिज्म तो फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वहां पे तो लिख के लगाया हुआ है कि इंडियंस कैन नॉट क्रॉस अप टू दिस एक्सटेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. वहां पे तो लिख के लगाया हुआ है, तो वहां पे कौन टेररिज्म करवा रहा है? वो तो हमारे साथ नहीं है, वो तो हमारे साथ बॉर्डर भी शेयर नहीं करते. क्या आप लोगों ने मणिपुर में क्रिश्चियंस को जिंदा नहीं जलाया था? क्या आपने वहां पे खवातीन को सड़कों पे जिंदा नहीं घसीटा था? कुकी कबाइल्स के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो दुनिया के सामने एक हकीकत नहीं थी? तो जब ये टेररिज्म की ये बात करते हैं, वो बात करते हैं जो टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद वो पाकिस्तान पे अगर इल्ज़ाम लगाएंगे तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है. टेररिज्म, आप टेररिज्म को छोड़े, उनकी वो 12 रियासतें जहां पे माओइस्ट जो हैं वो बेसिकली हुकूमती मशीनरी पे काबू हो चुका, यानी कि काबू कर चुके हैं. वहां पे ना आपकी फौज ना आपकी पुलिस किसी के रिट नहीं है. वो क्या कर रहे हैं? वो कौन सा टेररिज्म है? क्या आप लोगों ने इजाजत दी वहां पे जाने की? मैं पूछता हूं, क्या आपने पूरी दुनिया के लिए अपनी नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 स्टेट्स है, क्या आपने एक्सेस दी? आज तक नहीं दी. आपने तो जेल बना दिया उन लोगों के लिए.
आपने उस सारी अपनी कौम के लिए जेल बना दिया। आप हमसे क्या बात करेंगे बलूचिस्तान की? देखिए, एक ऐसा वाकया, आपने चूंकि एक टॉपिक ऐसा शुरू कर दिया, जब अखंड भारत का आपने नक्शा अपनी असेंबली में लगा दिया, असेंबली के बाहर लगा हुआ, आपने वो लगा दिया, तो फिर हम अगर कोई पाकिस्तान का एक नक्शा लगा देंगे और जिसमें ये बताएंगे कि जिस नेशनलिटी ने लाहौर पे हुकूमत की है ना, दिल्ली भी उसके कब्जे में रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ नक्शे बनाने से आप कब्जा कर लेंगे? ये नक्शा आप चांद पे भी जाके इंडिया का नक्शा लगाते तो चांद आपका है। आप अखंड भारत, ये कौन सा अखंड भारत है? इंडिया वॉज ऑलवेज अ सब कॉन्टिनेंट, it had never been a united country in the history except that in the reign of Mughals, and they united it, and they united it with the power. तो आप किस चीज का नाम ले रहे हैं कि जी हम अखंड भारत? अखंड भारत आपको खंड भी नहीं मिलनी, आप अखंड की बात करते हैं। आप कल्चरल एक्सचेंज को अगर देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसमें पीपल टू पीपल टाइज उनकी और स्ट्रेंथनिंग और डीपन हो? ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है, एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ अ वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन, जो कि लोग नॉर्मली इसे एड्रेस भी नहीं करते और पूछते भी नहीं है, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबलाइजेशन में देखिए, हमारी लैंग्वेज भी लफ्ज़ इंग्लिश से आया, लेकिन आप 18th सेंचुरी से पहले चले जाएं तो क्या यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते थे? आपने ये इन्फ्लुएंस लिया जब कॉलोनियलिज्म आया, वो इन्फ्लुएंस आ गया, लेकिन चाइना के साथ जो आपकी कल्चरल टाइज हैं, आपके खाने पीने के, इवन दो दे यूज चॉपस्टिक्स, लेकिन उसके बावजूद पुलाव, पाया, कबाब, नान, बिरयानी, वो लाइसी कहते हैं, हम लस्सी कहते हैं। अच्छा, these are all common words, and these words have transformed from Chinese to Pakistan society, और वो नान को नानी कहते हैं, और बिरयानी को बिरयानी कहते हैं, पुलाव को पुलाव कहते हैं, पाया को पाया कहते हैं, और उसी तरह पाया खाते हैं जैसे हम खाते हैं। तो इसके अलावा उनकी बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं, हम नॉर्मली ये समझते हैं कि शायद चाइनीज स्पाइसी फूड नहीं खाते, चाइनीज इतना स्पाइसी फूड खाते हैं कि यू पीपल कैन नॉट इमेजिन कि चाइनीज इतना स्पाइसी फूड खाते हैं। आप कल्चरली भी उनके क्लोज हैं, मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूं। आपके यहाँ पे ईद का फेस्टिवल है, आप एक दूसरे को तोहफे देते हैं। इसी तरह चाइना का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है, जिसे किसी दौर में हिंदुस्तान में भी मनाया जाता था और जिसे बसंत बहार कहा जाता था विद द सेम प्रोनाउंसिएशन इन चाइनीज, वो उसे स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं, शिनिन ख्वाला के स्प्रिंग आ गई है। और वो स्प्रिंग कैसे आती है? वो उस वक्त आती है जब हम बसंत बहार मनाते थे, और वो बसंत बहार अब कब मनाते थे? जब हमारे सरसों के फूल खिलते थे। तो कल्चरली आप उनसे बहुत क्लोज हैं, बट स्टिल यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट चाइनीज अपने आप को कहते हैं कि वी डोंट फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, वी फॉलो द एशियन कल्चर। एंड व्हाट इज एशियन कल्चर? आप अपने बड़ों की कैसे इज्जत करते हैं, उनका एहतराम कैसे करते हैं, आपकी फैमिली बाउंडिंग क्या है, आप में बड़े छोटे की तमीज क्या है? दैट इज कॉल्ड एशियन कल्चर, एंड दैट इज व्हाट वी हैव। हम भी तो उसी पे काम कर रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में। तो हम कल्चरली उनसे दूर थे ही नहीं। हाँ, लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ सॉरी हमारे कुछ थोड़े से हैं मामलात। व्हाई नॉट? वी हैव अ चांस दैट वी कैन ब्रिंग दीज टू कंट्रीज। बीजिंग से उर्दू सर्विस शुरू होती है, बीजिंग यूनिवर्सिटी में, छिंगवा यूनिवर्सिटी में, चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो कि उर्दू पढ़ रहे हैं, और वो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इट्स इन मोर देन 40 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे उर्दू एज अ लैंग्वेज एक कोर्स है।
And this has started due to the second No, phase no, of, no, 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 CPEC. no, 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 it's been long time. ये जो चीन बा तस्वीर एक रिसाला आता था, ये तो 1951 से आ रहा है और वो पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज में आता था. Okay. कौन भूला है? मेरे तो बचपन में आता रहा है, शायद आप लोग मुझसे यंग हैं, आप लोगों को नहीं पता. तो वो चीन बा तस्वीर तो उर्दू में आता था. तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम उनको अपने साथ कल्चरली क्लोज कैसे करें. हमने एक बैरियर बना दिया, हमने एक वॉल खड़ी कर दी, हमने एक डिस्टेंस जनरेट कर लिया. क्यों? वो डिस्टेंस नहीं है. आपको उनको देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अफगानी हैं, पठान हमारे भाई हैं, हमारे ब्लड ब्रदर हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं. लेकिन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके और उनके दरमियान भी कोई ना कोई बैरियर्स है. लिंग्विस्टिक बैरियर भी है, वो भी मौजूद है. आप पंजाब से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आप यूपी में भी चले जाते हैं, तो क्या वहां पे अगर आपको लिंग्विस्टिक नहीं तो कल्चरल बैरियर्स तो नजर आते हैं. तो ये कल्चर जो है ये ट्रैवल करता है आपकी सोसाइटी के साथ साथ. इसको आपको एंगेज करना पड़ता है. चाइना में अब देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 34-35 प्रोविंसेस एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज. तो उससे उन्होंने कैसे कैटर किया कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उन्होंने लोगों के दरमियान एक इंटरेक्शन पैदा किया. इंटरकास्ट मैरिजेस की, जो कि हम पाकिस्तान में एक गाली समझते हैं. फिर उन्होंने मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन की, इंसेंटिव दिए, इनिशिएटिव दिए. हम लोगों ने कभी ऐसा सोचने की कोशिश की. भी एक गवादर से एक डेलीगेशन आया, गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का. तो मैं उस डेलीगेशन को चूंकि चैम्बर के बिहाफ पे उनको एंटरटेन कर रहा था, तो मैंने एक सवाल पूछा कि यू पीपल बीन टू लाहौर, क्या आपसे किसी ने पूछा है कि यू आर बलोच और यू आर पठान और यू आर पख्तून और यू आर हु? कहते नहीं, ये नहीं पूछा. मैं कहीं आपसे पूछेंगे भी नहीं. बट इफ यू वांट टू डेवलप योर कंट्री, योर सिटी एज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, व्हाट डू यू नीड टू लर्न फ्रॉम लाहौर? व्हाट डू यू नीड टू लर्न फ्रॉम कराची? व्हाट डू यू नीड टू लर्न फ्रॉम पेशावर? जब तक आप अपनी सोसाइटी को कॉस्मोपॉलिटन नहीं करते तो देयर इज नो वे अहेड. आप तरक्की नहीं कर सकते, आप आइसोलेशन में रहेंगे. वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउ. Globalization has traveled throughout the world. Throughout the world. So even though like why New York is a New York? Because the most ethnic nationalities are living in New York. Multi-ethnic, multicultural. Multicultural. And I tell you another good point. After New York, it is not London. It is no Guangzhou. गोंगचो में दुनिया की सबसे ज्यादा एथनिक जो हैं वो सोसाइटीज वो वहां पे एग्जिस्ट करती हैं. यू कैन फाइंड अ फूड ऑफ एनी काइंड ऑफ कल्चर. एंड गोंगचो इज अ फाइनेंशियल हब ऑफ चाइना. सो हाउ डिड दे डू इट? वी नीड टू लर्न. मैं ये कभी हमारे जो साहिब इख्तियार हैं, हमें वी कैन हैव many programs in schedule about this kind of events. We can talk in the future about it also. We've talked much about Pakistan and China relations. मैं last question की तरफ जाना चाहता हूँ. CPEC का future अब आपको क्या नजर आ रहा है? CPEC is a China-Pakistan economic corridor and it is a brainchild of Belt and Road Initiative. It's actually the brainchild and flagship project. And it is a flagship project of a BRI, Belt and Road Initiative. But BRI is a brainchild of Silk Route planning. So हम लोगों को ये समझने की जरूरत है. चाइनीज किसी भी काम को करने से पहले ना 100 साल सोचते हैं और जब वो शुरू करते हैं ना तो फिर उससे वो वापस नहीं होते. ये उनकी एक नेशनल जो है उनका एक क्या कहूँगा एक डायलेमा है. मतलब ये से डायलेमा कहना चाहिए, जो भी कहना चाहिए. बहरहाल देयर इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अबाउट CPEC and especially after the conflict that happened in the month of May 2025, and that give a strength to Pakistan, and that really
let all the world see how China was standing beside shoulder by shoulder with Pakistan, and that was our golden opportunity. Why not? Now there is a time that we should step forward to develop our country as an economical giant. And all the world, it is focused on you. I should say, yes, China, it's our very good partner. Beside that, it is a focus of the world that they consider that Pakistan strategically it's so powerful that we can rely on it to bring our investment to Pakistan. So why मेरा not? ख्याल है कि जियोपॉलिटिकल टिल्ट भी अब हमारी चाइना की तरफ अब इवेंचुअली हो जानी चाहिए हमारी टिल्ट थी, ये हमारी टिल्ट आज की नहीं थी. ये एक क्वेश्चन चूंकि फिर आ जाता है. मगर सर मुझे हमारे थिंक टैंक्स में अभी भी बैलेंस ऑफ यूएस और चाइना रिलेशंस तो बात की जाती है ना, तो मेरा ख्याल है वो बैलेंस रखना चाहिए, बट टिल्ट वी शुड हैव टुवर्ड्स आवर नेबर. we should see who is our good neighbor and who is our right supporter. It is not like 1965 and 1971 when we were relying on on American ammunition and they stopped the supplies. And what happened to Pakistan? So is that what China did? No, China didn't do the same. That time when Pakistan needs China and Pakistan needs Chinese ammunition, the Chinese nation was standing beside shoulder to shoulder with Pakistan to support Pakistan. So that is the real brotherhood. That is कि जो हम कहते हैं it's sweeter than a honey and deeper than the deep sea and higher than the highest mountain. हिमालयस. Yes. मगर मेरा ख्याल है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मेड इन चाइना ब्रांड भी बहुत ऊपर गया है और इट बिकेम वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स of the rise of China as I should say strategically when the world it was not tilt to the Chinese side, like especially for their aviation, for their missiles, for their warfare technology, and especially with the deep sea. There is a lot have been combined and it have changed the concept of the world. For example, like Indonesia was almost going to sign up a deal with Rafael. They immediately turned to Chandong Aviation Corporation to buy planes from China. So that's called reputation. Definitely, this is the right time for China to prove itself that it is not only an economical giant but also a strategical partner and strategical giant. So CPEC का future आप किस तरह देख रहे हैं? How is it posturing? How is it going? I'm sure that within 2025, 2026, we are expecting that there should be an investment for like $200 billion in coming 2 years. उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसके लिए हमें स्किल पावर की ज़रूरत है. It's a very long subject. We can talk about it.